वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये राइटिंग सेक्शन का बैच चल रहा है। इसके सारे वीडियोस यूट्यूब में अपलोड होंगे, सारे क्लासेस के। इनफैक्ट अब मैं राइटिंग सेक्शन के बैच के जितने भी क्वेश्चंस है जो मैं स्टूडेंट्स को दूंगी, ऐसे क्वेश्चंस, रिपोर्ट क्वेश्चंस, आर्गुमेंट क्वेश्चंस, ये सारा पीडीएफ फाइल में रहेगा जो मैं स्टूडेंट्स को दूंगी। वो आप लोगों के लिए भी रहेगा। आप capfreshme.com में जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। आज तो नहीं, 2-3 दिन में ये क्वेश्चंस मैं रिलीज कर दूंगी। इस वेबसाइट capfreshme.com में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टोटल 15 ऐसे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे। टोटल 10 रिपोर्ट क्वेश्चंस और 10 आर्गुमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ग्रामर सेक्शन, सॉरी, ग्रामर का बैच भी चल रहा है। और ये सारा आपको, ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है जो यूट्यूब में मिलेंगे। आप मेरे चैनल के होम पेज में जाना, होम पेज में आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन दिखेगा, ज्वाइन को क्लिक करना, 159 रुपीज पे करना पर मंथ है। और फिर प्लेलिस्ट में 2023 ग्रामर वीडियो क्लासेस, ये सारा वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ग्रामर की बुक भी अवेलेबल है। राइटिंग सेक्शन बैच की जो चल रहा है वो मैं बुक से पढ़ाती हूँ, वो बुक भी अवेलेबल है। आप capfreshme.com में जाएंगे, आपको सारी बुक्स लग जाएगी। वोकैब की बुक, ग्रामर की बुक, राइटिंग सेक्शन की बुक, एस्से की बुक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी की बुक। मगर जो राइटिंग सेक्शन की बुक खरीद लेता है उसको एस्से की बुक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। एस्से। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन क्या देखना है अभी? अभी तो स्क्रीन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी कुछ ओपन ही मैंने नहीं किया है। अब मैं करूंगी, अब आप लोग को शायद स्क्रीन नजर आएगी, मुझे बताना। स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। हम्म, हाँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आपका एस्से हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो, स्टूडेंट्स का एक क्वेरी ये होता है कि एग्जामिनर बेसिकली आंसर्स में क्या देखता है, क्या चीज उसको सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है, राइट? तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि आपको, जब आपको चाहे रिपोर्ट क्वेश्चन दिखे, आर्गुमेंट क्वेश्चन दिखे या ऐसे क्वेश्चन दिखे, उसमें सबसे जब आप आंसर लिखते हो तो आपका पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है? फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, तीसरा प्रायोरिटी, इस तरह से। तो बेसिकली हम असेसमेंट पैरामीटर्स देखेंगे। यानी एग्जामिनर आपके आंसर्स को कैसे चेक करता है, क्या देखता है आपके आंसर्स में, वो पैरामीटर्स क्या है, वो बेंचमार्क्स क्या है। फाइन, म्यूट कर लेना जिसका भी म्यूट नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो देखता है एग्जामिनर वो है कंटेंट। आपका कंटेंट सही है कि नहीं। फिर देखता है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो जब मैं बोलती हूँ प्लीज सिंपल सेंटेंस लिखो, ट्विस्टेड वर्ड्स मत लिखो, लॉफ्टी, हेफ्टी, भारी भरकम, फैटी फैटी वर्ड्स मत लिखो। कुछ रीजन से बोलती हूँ, क्योंकि इससे ना जो आप जो लिख रहे हो ना उसमें क्लैरिटी नहीं आती है। आप एग्जामिनर को ये सारे भारी भरकम वर्ड से इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, डिप्रेस कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन। फिर फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आपका होता है, रिपोर्ट और आर्गुमेंट पे तो एकदम अच्छा खासा रिजिड सा फॉर्मेट होता है, और ऐसे का फॉर्मेट वो आप लोग खुद डिसाइड करते हो। फाइन। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन डिसाइड करता है कि क्या फॉर्मेट होगा। उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब कुछ उस समय कैसे ऑर्गेनाइज आप कर पा रहे हो, वो सारा। और फिर लैंग्वेज है ही। तो सबसे पहले हम कंटेंट की बात करते हैं। ये रहा कंटेंट। अब इस कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, चाहे वो रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो या ऐसे हो। तो जब हम बोलते हैं कि आपका कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, रिच होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ये तीन चीज मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है। फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। अगर मैं ऑथेंटिक बोल रही हूँ इसका मतलब फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब जो पूछा गया है ना,
आप वो ही आंसर कर रहे हो ना, तब तो रेलिवेंट है। फाइन। तो एक बार मैंने पूछा था क्वेश्चन किसी टेस्ट पेपर में, द जेंटल पॉलिटिक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ये उस वक्त की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था, और फिर जिस साल हुआ था उसके नेक्स्ट ईयर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, द जेंटल पॉलिटिक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख रही हूँ, एक सेकंड। इतना है ना, एक्चुअली क्या है कि मैंने, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, एनीवेज मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो मैंने पेन वेन सब सही हो गया। जेंटल पॉलिटिक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्वेश्चन था, पॉलिटिक्स ऐसे करके, ठीक है, जो भी है। तो जेंटल पॉलिटिक्स, तो आपका रेलिवेंट कंटेंट कौन सा होगा? अगर आपने वो सारे डेटा इंफॉर्मेशन डाले जो जेंटल पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, तब तो आपका कंटेंट रेलिवेंट है। मगर एक स्टूडेंट का मुझे याद है, उसने पूरा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर कब शुरू किया, ठीक है, वो सारी बातें वो उसने लिख लिख के पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म होकर फिर उनका जो जब डेथ हुआ वो लिख, उसने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। अब एग्जामिनर को उसमें से ढूंढना है भाई इसमें से रेलिवेंट कंटेंट कौन सा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों के पास सिर्फ 300 वर्ड्स है, और 300 वर्ड्स में आपको ऐसे डेटा इंफॉर्मेशन देने हैं, पीसेस ऑफ कंटेंट देने हैं, दैट इज डायरेक्टली हिटिंग द ऐसे क्वेश्चन। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फाइन। अच्छा, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ। द foremost and important aspect in the content is that it must be relevant to the topic under discussion. In other words, it must justify the question. यानी आप जो दे रहे हो, यानी जेंडर पॉलिटिक्स में मैंने क्या, मैंने जैसे मैंने अपने अगर ये वाला क्वेश्चन आपको इस बुक में भी मिल जाएगा, राइटिंग सेक्शन की बुक में। तो मैंने जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो इन्होंने समझौता एक्सप्रेस शुरू की थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो ट्रेन शुरू की थी वो जेंटल पॉलिटिक्स, ठीक है। सबसे बड़ा कोलिशन गवर्नमेंट इन्होंने ही फॉर्म किया था, बिकॉज ही वॉज वेरी जेंटल टुवर्ड्स ऑल द रीजनल पार्टीज। इससे पता चलता है इसका इनका जेंटल पॉलिटिक्स था। गॉट इट? तो ये दो मुझे अभी याद आ रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा एविडेंस देना है दैट जस्टिफाइज द जेंटल पॉलिटिक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। If you deviate from the question in any of the sentence or paragraph, examiner won't award you marks. अब जब सब कुछ लिखना है तो फिर क्वेश्चन का मतलब ही क्या है? जैसे कोई कोई टॉपर्स बोलते हैं कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले में, कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना फिर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देना, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स होते हैं। जब एक्स्ट्रा ही लिखना तो पैसेज देने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन पूछने की भी क्या जरूरत है जब एक्स्ट्रा ही देना है? तो क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, पैसेज क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करो ना। The relevant content of the 2020 essay question, crime against women is an expression of male domination, ये क्वेश्चन आया था 2020 में। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कैसे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, इसको मैं और अगर पैराफ्रेज करूं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज द रिजल्ट ऑफ मेल डोमिनेशन, या एक और तरीके से बोलूं, मेल डोमिनेशन इज द कॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। यानी जो क्राइम हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, उसका रीजन मेल डोमिनेशन है। मेल्स की वजह से क्राइम बढ़ रहा है वुमेन के अगेंस्ट। गॉट इट? ये क्वेश्चन है। यानी आपका पूरा जो कंटेंट है ना, वो किस तरह से मेल इज द कॉज, ये बताना है। फाइन। तो मगर अगर आप लोगों का कंटेंट ये फोकस कर रहा है कि विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम बहुत बढ़ रहा है, दिल्ली में बहुत बढ़ रहा है, इंडिया का आप डेटा दे रहे हो इतना इतना क्राइम बढ़ रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। या किसी किसी स्टूडेंट ने दिया है कि बहुत सारे कॉजेज है क्राइम अगेंस्ट विमेन, बहुत सारे कॉजेज है, जैसे विमेन खुद ही रिपोर्ट नहीं करती है पुलिस में, ये एक कॉज है, राइट? तो ये रेलिवेंट नहीं है फिर कंटेंट, क्योंकि you are not fulfilling the demand of the question. Such deviated content won't fetch your marks. Fine. अच्छा, next, facts supported by evidence. अब देखो स्टूडेंट्स,
जैसे हमने जो भी चीज हम बताते हैं, हम अपना ओपिनियन देते हैं, मगर उसके पीछे आप कुछ सपोर्ट करने का कुछ नहीं, बैकअप जिसको कहते हैं, कुछ एविडेंस नहीं देते हो जिससे आपका आर्गुमेंट को सपोर्ट हो, तो फिर जो आपका कंटेंट है ना, थोड़ा सा रिच नहीं लगेगा असल में। ठीक है, तो कुछ अगर रीजन दे दो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप ना डिजिटली, जो डिजिटल वे में जो हम ना डिजिट्स देते हैं, जो ना डेटा फिगर्स जो देते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो देते हैं, वो दो, तभी पता चलेगा। नहीं, जरूरी नहीं है वो देना, मगर कुछ आप लॉजिकली साउंड रीजन देते हो अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए, तब आपका कंटेंट थोड़ा रिच लगता है। और एक प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें इतना डेटा, इतना स्टैटिस्टिक्स याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई ने लिखा 22.7, कैसे याद रहेगा? 22.73 नहीं याद रहता है। तो आप उसको अराउंड 25 कर लो, 25 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अराउंड 23 कर लो, राइट? So, if you back your opinion with evidence, your content will look authoritative. Also, try to connect your content with relevant current issues. Fine. तो अगर कुछ, अगर करंट आपके पास डेटा है, तो आप उसको अगर अपने कंटेंट में डालते हो, तो ऑब्वियसली आपका कंटेंट रिच हो जाता है। ठीक है, दिस वुड रेज द लेवल ऑफ योर कंटेंट अप्रोच। The suggestion or opinion that you give in your content must be constitutional. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। फाइन। अब जैसे करप्शन पे आ जाता है, एक बार आया भी था, 2015 में आया था, पॉलिटिकल करप्शन रिपोर्ट पे आया था। ठीक है, करप्शन को टोटली एलिमिनेट करना असंभव है। ठीक है, क्योंकि रीजन पता है क्या है? रीजन ये ना, यहाँ पर अगर आप कितना भी लॉ इम्पोज कर दो, कितना भी फाइन इम्पोज कर दो, अगर पर्सनालिटी की ग्रूमिंग नहीं होती है, अगर हमारे में वैल्यूज नहीं होते हैं, हमें भगवान से डर नहीं लगता है, हमें अपने कर्मा से डर नहीं लगेगा, तो हम तो गलत काम करेंगे ही। अगर किसी को अपने कर्मास, बैड कर्मास के रिएक्शन से डर लगेगा, तो हम गलत काम नहीं करेंगे, राइट? तो बेसिकली क्लीनिंग की जो जरूरत है ना, वो हमारे अंदर अंदर में क्लीनिंग की जरूरत है। अगर वो क्लीनिंग नहीं होगा तो करप्शन रहेगा ही, चाहे कितना भी लॉज आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो करप्शन को टोटली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, मगर इतना पेसिमिस्ट क्वेश्चन में भी आपको अपना ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देना है। फाइन। रैशनल होना चाहिए, हवा में बातें नहीं करना, इमोशनल अंडरटोन आपके कंटेंट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके कंटेंट को देखकर लगना चाहिए यू आर वेरी मच रैशनल, वेरी मच लॉजिकल, वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, यू आर एन इंडियन सिटीजन। आप बंगाली, आप गुजराती, साउथ इंडियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, हिंदू नहीं हो, आप इंडियन हो। आपके कंटेंट पे पता होना चाहिए। ठीक है, आप मेल नहीं हो, आप फीमेल नहीं हो, ये चीज भी नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि आप मेल हो फीमेल हो, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, अब मैं मेल फीमेल का मुझे याद आ रहा है, एक स्टूडेंट था, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन था, मैन, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा राइटिंग सेक्शन बुक में, मैन आर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मेन का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो खतरे में है। हर जगह फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है इस राइटिंग सेक्शन बैच में। मतलब कि जो फेमिनिज्म का बोलबाला बहुत चल रहा है। फाइन। एज लॉन्ग विमेन का जो सप्रेशन हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से जो अब विमेन उभर के जो आ रही हैं, तो उसमें से कुछ ऐसी विमेन हैं, दोज आर टोटली अगेंस्ट मेन। ठीक है, एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ लॉज, दे मिसयूज लॉज। ठीक है, तो उसकी वजह से मेन जो है ना, विमेन फेमिनिज्म की वजह से मेन आर बिकमिंग विक्टिम, और ये फैक्ट है।
ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया था। जोमेटो डिलीवरी बॉय का भी एक केस हुआ था, उसकी वजह से भी लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, लास्ट ईयर आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, तो नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन बहुत पहले फ्रेम हुआ था। एनीवेज, तो एक स्टूडेंट ने लिखा कि दीज वुमेन, देखिए एडजेक्टिव क्या लिखा, दीज वुमेन आर गेटिंग फ्री पासेस इन बस। दीज वुमेन से ही पता चल गया कि जो लिख रहा है ना, दैट पर्सन इज मेल, दैट कैंडिडेट इज मेल, दीज वुमेन। और अगर विमेन ने लिख दिया वी आर गेटिंग फ्री पासेस, तो पता चल गया कि भाई वो खुद विमेन है, वो बनना है। गॉट माई पॉइंट? तो आपके जेंडर से, आपके आपके कंटेंट से, आपके जेंडर, आपका कास्ट, आपका रीजन, आपका रिलीजन, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। फाइन। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने जो लिखा है ना, ये वाला जो मैंने आपको 3 पॉइंट दिया है यहाँ पर, 1 2 3, तो ये सब स्टूडेंट्स ने ही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपको मैं साइट कर रही हूँ यहाँ पर। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द ड्रेसिंग स्टाइल, ये एक स्टूडेंट ने लिखा था। तो कहीं कहीं मैं ये फील करती हूँ, मैं खुद भी फील करती हूँ कि वुमेन खुद ही अपने आप को ऑब्जेक्ट बना रही है, दैट इज डिवॉइड ऑफ इमोशंस, ऑब्जेक्टिफाई खुद ही कर रही है। ठीक है, तो मैं ये खुद फील करती हूँ, बट इफ आई वर द कैंडिडेट, यूपीएससी कैंडिडेट, आई वुडंट हैव रिटन दिस। ठीक है, तो अपना जो बायसनेस है, अपना प्रेजुडिस अपने अंदर ही रखो, उसको बाहर मत निकालो। ठीक है, वरना एग्जामिनर है ना, आपको क्लियर नहीं करने देगा। पेपर 2 से बहुत हद तक आप पता चल जाता है आपका खुद का ओपिनियन। फाइन। तो एक स्टूडेंट ने ऐसे लिखा था ड्यू टू देयर ड्रेसिंग स्टाइल, तो ये मत लिखना। फाइन। ये आर्ग्यूमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हो, मगर आप ऐसे में नहीं मेंशन कर सकते हो। फिर एक स्टूडेंट ने लिखा था एवरी रिलीजन प्रोपोगेट्स विमेन सप्रेशन। इसने जो लिखा था ना, इससे साफ पता चल रहा है ये जो स्टूडेंट है वो एथिस्ट है। एथिस्ट का मतलब नास्तिक है, क्योंकि कोई भी रिलीजन, किसी भी इंसान, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, क्रिश्चियनिटी में भी वुमेन को सप्रेस किया जाता था, मगर क्रिश्चियनिटी, आप अब सोचोगे बाइबल में लिखा हुआ है कि वुमेन को सप्रेस करना, ये गलत है। ठीक है, तो कोई भी धर्म नहीं बोलता है कि आप विमेन को सप्रेस करो, कोई भी धर्म नहीं बोलता। वो इंसान का खुद का अपना आ, क्या बोलते हैं, एटीट्यूड है, या उसका खुद का परसेप्शन है, वो उस हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, तो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सब करते हैं, ऐसा नहीं है वो धर्म के अकॉर्डिंग। अच्छा, मेरे कुरान में लिखा है, मेरे भगवत गीता में लिखा है ना, बाइबल में लिखा है, कोई धर्म नहीं बोला है, मगर उसने ऐसा लिखा है, इसका मतलब उसने कोई किताबें ही नहीं पढ़ी है, कोई रिलीजियस, कोई होली बुक नहीं पढ़ी है, क्योंकि दिस पर्सन इज एथिस्ट, पता चल गया। ठीक है। अच्छा, रेजर्वेशन मस्ट बी अप्रूटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी, ये भी एक स्टूडेंट ने लिखा था, और ये उसने आर्गुमेंट में लिखा था और कंक्लूजन में लिखा था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि जिसने लिखा है वो अनरिजर्व कैटेगरी से है, वो जनरल कैटेगरी से है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अलर्ट, बहुत केयरफुल, बहुत कॉशियसली अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना है, जिससे आपका कुछ भी ना पता चले, आप एक इंडियन हो बस वही पता चले। फाइन। और एक एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन होता है जो मैं बाद में ऐड करूंगी, करप्शन मस्ट बी टोटली एलिमिनेटेड, पॉवर्टी मस्ट बी टोटली इरेडिकेटेड। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन है या एब्सोल्यूटिस्ट ओपिनियन है, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, टोटली, कंप्लीटली, कभी नहीं लिखना चाहिए। आप लिख सकते हो टू सम एक्सटेंट इट कैन बी इरेडिकेटेड, टू सम एक्सटेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल कैन बी रिजॉल्व्ड, है ना। तो टू लार्ज एक्सटेंट लिख सकते हो, टू सम एक्सटेंट लिख सकते हो, मगर टोटली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली ऐसे कभी नहीं लिखना चाहिए। ये ना मतलब
रैशनल व्यू पॉइंट नहीं है। हमें भी पता है कि करप्शन है, पॉवर्टी, उसको हम कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। फाइन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी इसी का एक्सटेंशन है मेंटेन स्ट्रिक्ट एनोनिमिटी। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी आपको रिवील नहीं करना है अपना प्रेजुडिस। डू नॉट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू द एग्जामिनर टू infer your caste, creed, religion from your answer। और कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखना है। जब आप लोग रिपोर्ट का फॉर्मेट आप पढ़ोगे, जो जिसने पढ़ा भी है तो पता है, बाय एबीसीडी, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, रिपोर्ट में जगह का नाम लिखना चाहिए, तो जहां पे इंसिडेंट हुआ आप वो जगह का नाम लिख सकते हो, या सिंपली आप XYZ लिख दो, एबीसीडी लिख दो, अपने नाम में भी एबीसीडी लिख दो। ठीक है। अच्छा, डू नॉट कोट एनी लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज नेम। अब स्टूडेंट्स लिखते हैं पूरा हमारे पीएम का नाम, अच्छा खासा इतना लंबा नाम है, वो पूरा लिख देते हैं, और साथ में रिस्पेक्टेड भी लगा देते हैं, कोई कोई ऑनरेबल भी लगा देता है। ठीक है, करो रिस्पेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि है ना आप है ना अ, अपने वर्ड्स को अननेसेसरी कंज्यूम करोगे आंसर में। जब बन जाओ एसी तब अच्छे खासा रिस्पेक्ट करते रहना, है ना, जो भी पीएम बने। मगर अपने आंसर्स में इस तरह से अननेसेसरी अपना टाइम, अपने वर्ड्स को मत कंज्यूम करो। पीएम भी लिखने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट लिखो ना। गवर्नमेंट कौन है? ठीक है, कौन रन कर रहा है, कौन एडमिनिस्टर कर रहा है इंडिया को, काफी है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस स्कीम, हैज इनिशिएटेड दिस खत्म। देखो यहाँ पर लिखा दिया है, क्या जरूरत है इतना लिखने का। सीधे गवर्नमेंट लिखोगे सब कुछ सही है। इंडियन गवर्नमेंट, INU, प्रेसी में भी मैंने देखा है INU। ठीक है, एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आपको INU नहीं मेंशन करना है। आई मेंशन करोगे आप खुद आ जाओगे, यू मेंशन करोगे तो एग्जामिनर आ जाएगा। तो कहाँ पे आप आ जाते हो, कहाँ पे एग्जामिनर आ जाएगा, क्यों आएगा, नहीं आएगा ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब आपसे पूछता अपना ओपिनियन तब लिखो आई, इन माई ओपिनियन, आई, माई, मी, लिख सकते हो। कोट्स, देखिए स्टूडेंट्स को लगता है कोटेशन बहुत जरूरी होता है, इससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं, मैम आपके पास कलेक्शन है कोट्स के? नहीं है मेरे पास कोट्स से कलेक्शन। ठीक है, और कोट्स जरूरी नहीं है, लिखते हो तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा। वो तो डिपेंड करता है आपने कैसे कोटेशन दिया है, और कोटेशन कितना रेलिवेंट है ऐसे क्वेश्चन से, और कोटेशन का एक्सटेंशन किया है कि नहीं आपने, कोटेशन को एक्सप्लेन किया है कि नहीं, ये भी। Candidates falsely think that the quotes would impress the examiner, but if the quote is irrelevant to the question, disconnected from the introduction, and long, such quote would cost you marks। ठीक है, कोट आप लिखे हो मगर वो इररेलेवेंट है, क्वेश्चन से कनेक्टेड ही नहीं है, डिसकनेक्टेड है। इंट्रोडक्शन में आपने उस कोट के बारे में कुछ नहीं बोला, कोट बहुत लंबा है, पता चला 30 वर्ड्स के तो कोट ही हो गए, 300 वर्ड्स में लिखना, 30 वर्ड्स के कोर्स हो गए, 50 वर्ड्स के इंट्रोडक्शन हो गए, 70 वर्ड्स तो यही पे, 80 वर्ड्स तो यही पे खा गए आप। तो कोर्स क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो ऐसे राइटिंग में अभी हम पढ़ेंगे इसको, अभी नहीं तो कल पढ़ेंगे, कल नहीं तो फिर परसों हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अंडरलाइन, अंडरलाइन कभी इंट्रो और कंक्लूजन नहीं किया जाता है, चाहे वो आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो। रिपोर्ट में 3 ही पैराग्राफ होता है, बीच वाला जो पैराग्राफ है सेकंड पैराग्राफ, उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो। और ऐसे में इंट्रो और कंक्लूजन नहीं करोगे, मेन बॉडी करोगे। अब मेन बॉडी में भी स्टूडेंट को लगता है भाई हमने जो लिखा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा भी नहीं है। आप चाहते हो कि वो अंडरलाइन अंडरलाइन वाला पार्ट एग्जामिनर के आंखों के सामने चमके, तो सिर्फ कुछ ही चीज अंडरलाइन करना। सारी चीज अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर के आंखों के सामने कुछ चमकने वाला नहीं है। फाइन। तो आपको देखना है कि क्या चीज सही तरीके से आए, कुछ डेटा है, आपने कुछ ओपिनियन दिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए उस चीज को हल्का सा अंडरलाइन कर दो, पेंसिल से अंडरलाइन करोगे तो बेटर रहेगा। वर्ड लिमिट,
वर्ड लिमिट क्यों दिया जाता है? There are two main reasons why question papers usually have a word limit. First, to ease the grading process. अगर सपोज आपने लिखा 500 वर्ड्स का, किसी ने लिखा 300 वर्ड्स का, तो ग्रेडिंग प्रोसेस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो ग्रेडिंग प्रोसेस एकदम इक्विवेलेंट हो सभी के लिए, इसीलिए वर्ड लिमिट हम देते हैं। अब आर्गुमेंट में वर्ड लिमिट नहीं है तो जितना मर्जी लिखो, बिल्कुल नहीं है ऐसा सीन 300 वर्ड्स में लिखना। Secondly, by setting the word limit, examiner assess your personality traits. Personality traits. मैम वॉइस नहीं आ रही है। एक सेकेंड। हाँ, assess your personality traits like obedience, diligence, attentiveness. आप वर्ड लिमिट पे स्टिक रहते हो तो पता चलता है कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। डिलीजेंस, कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने अटेंटिव हो, ठीक है। The examiner also assess your skill of writing the answers precisely and carefully. ये भी देखता है कितना precisely, कितना carefully आप आंसर लिखते हो, right? लिखते रहना कोई लिमिटेशन ही नहीं हो तो बस पूरा फ्रीडम है लिखने की, तब तो कुछ एसेस नहीं होता है ना। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीडम में कुछ नहीं पता चलता है। जब हम उस फ्रीडम में रेस्ट्रेंट्स डालते हैं ना, रेस्ट्रेंट्स को इम्पोज करते हैं ना, तब एक्चुअली हमारा कैरेक्टर समझ में आता है, ठीक है। तो एक कोटेशन भी है, क्राइसिस रिवील्स कैरेक्टर। जब हम क्राइसिस में होते हैं ना, तब जाके हमारा कैरेक्टर पता चलता है। आज हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्राइसिस में है, तो चोरी कर लो, पता चल गया हमारा कैरेक्टर कैसा है। क्राइसिस में भी है मगर फिर भी हमें चोरी नहीं करनी है, पता चल गया क्या कैरेक्टर है, ठीक है। तो जब हम रेस्ट्रेंट इम्पोज करते हैं अपने आप में, और उस रेस्ट्रेन में कितने, हमें बहुत घुटन होती है जब रेस्ट्रेन होता है, ठीक है। जब कोई हम पर क्या पाबंदी लगाता है तो घुटन होती है, मगर उस पाबंदी में भी आप कितने अच्छे से रह पाते हो डिसिप्लिन वे में, पता चलता है ना उससे। तो कितना उस वर्ड लिमिट में रहेगा, कितना प्रिसाइज और कितना केयरफुली लिख सकते हो। Whenever an answer falls significantly short of, अगर वर्ड लिमिट से कम लिखे हो या एक्सीड कर रहे हो, तो हिडन पेनाल्टी होगी। और ये चीज हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है, आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हिडन पेनाल्टी है, और ये चीज इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। If you write an answer that falls short of word count, it is likely that you have failed to adequately justify the question. अगर आपने कम शब्दों में लिखा है तो आपने अच्छे से क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं किया, और आपने अगर एक्सीड किया है तो आपने एक्चुअली एग्जामिनर का बर्डन बढ़ाया है, उसको आप फोर्स कर रहे हो पढ़ने के लिए, जितना उसको पढ़ना चाहिए ना उससे ज्यादा पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हो, by making him read more than what is demanded from the question, है ना। 300 वर्ड्स का 500 में लिखो, एग्जामिनर बोलेगा मैं क्यों पढूं इतना ज्यादा, मैं नहीं पढ़ने वाला, इसने वैसे भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। वो क्यों आपके लिए इतना, है ना, अपना टाइम अपना एफर्ट देगा, जहां पे उसको 300 वर्ड्स पढ़ना है, आप उसको 200 वर्ड्स और दे रहे हो पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ेगा। वर्स्ट ऑफ ऑल, you won't be able to finish your paper within allotted time. इसलिए वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर नहीं फिनिश कर पाओगे अगर एक ही क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम दे दिया, तो योर टाइम विल बी कट शॉर्ट इन अनदर क्वेश्चन। Hence it is better to budget your time for each question. Follow it strictly. If you are struggling with writing too much, following tips will help you stay focused. अगर आप में बहुत टेंडेंसी है ज्यादा लिखने की, तो आप जब आंसर लिखते हो तो ये चीज ध्यान रखना, रिमूव रेपिटेशन। मैंने देखा हुआ है इससे में भी बहुत रिपीटेशन होता है, बहुत ज्यादा एक ही चीज को एक और पैराग्राफ में रिपीट कर देते हैं। अननेसेसरी कोटेशन। एक स्टूडेंट थी श्वेता, और जब उसने फर्स्ट टाइम मुझे अपनी आंसर स्क्रिप्ट दी थी, तो उसके एसे में हर पैराग्राफ में कोटेशन था, और उसको लग रहा था उसका ऐसे बहुत ब्यूटीफुल है। वो खुद भी इसने ये चीज एडमिट की
उसको बहुत, मेरे ख्याल से 200 में 20-25 आए थे। हालांकि जब उस लगातार उस वो टेस्ट पेपर देती गई, उस समय मैं 10 टेस्ट पेपर रिलीज करती थी, तो जैसे जैसे उसने टेस्ट पेपर दिए उसके 60-70 इस तरह से, 80 तो शायद नहीं आए होंगे, 70 प्लस आए हैं। तो फर्स्ट ऐसे में उसने सब जगह कोटेशन ही कोटेशन दिया था पूरा, इट वाज क्राउडेड विद कोटेशन, क्राउडेड भी नहीं, इन्फेस्टेड विद कोटेशन, मतलब पूरा कोटेशन का इन्फेक्शन ही था उसमें पूरे कंटेंट में। और उसको लग रहा था उसने बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, तो उसने मुझे फोन किया, मैम मेरा तो ऐसे बहुत अच्छा है, उसमें आपने सिर्फ 1 मार्क दिया है, एक ऐसे क्वेश्चन में 0 दिया है, ये तो बहुत अच्छा है, इतना तो नहीं आना चाहिए था। देन लेटर शी रियलाइज्ड कि मैं क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मेरा एम क्वेश्चन को जस्टिफाई करना नहीं है, मेरा एम एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है कोटेशन डाल डाल के। तो ऑब्जेक्टिव ही मिसगाइडेड है, तो फिर कैसे मार्क्स मिलेंगे? आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, आप रेपिटेशन नहीं करोगे, आप कोटेशन नहीं डालोगे, बहुत सारा डेटा और एग्जाम्पल नहीं डालना। आप मेरी राइटिंग सेक्शन, ये वाली जो बुक है, इसमें आप 2-3 ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ लो, आपको पता चलेगा हर ऐसे क्वेश्चन में मैंने, है ना, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने 3 एविडेंस दिया है, सिर्फ 3 एविडेंस और 3 पीसेस ऑफ आइडिया दिया है टू जस्टिफाई द ऐसे क्वेश्चन, और उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए 3 पीसेस ऑफ एविडेंस, काम खत्म। अब स्टूडेंट्स क्या है, ये भी लिखूं वो भी लिखूं, इसको भी लिखना चाहिए उसको भी लिखना चाहिए, अरे अपना आपका जो लिमिटेशन है उसको तो ध्यान रखो। लॉन्ग सेंटेंस मत फ्रेम करना, मैं हर बार कहती हूँ। एक्टिव वॉइस यूज करना, पैसिव वॉइस ज्यादा वर्ड्स लेते हैं। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आपका कंटेंट रीडेबल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए। उसके लिए फर्स्ट तो चीज है लेजिबल होनी चाहिए राइटिंग। किसी किसी की राइटिंग जो है ना बहुत छोटी है, इस बैच में ही मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, ठीक है, बताओ किसकी छोटी है, मैंने कितनी बार रिमार्क दिया है, कौन है बताओ तो, किसकी राइटिंग छोटी है? मेरा मैम। नितिन, और एक है जिसकी राइटिंग छोटी है, रिमार्क्स मैंने दिए हुए हैं। मैम राहुल। राहुल, तो बड़ा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? कर रहा हूँ मैम उसको। बड़ा करो राहुल। देखिए आप, आपके आंसर्स भी सही रहते हैं, ठीक है, अब सो फार अभी तक जो मैंने देखा है, तो रेटिंग इतनी छोटी रहेगी ना, तो जो प्यूपिल्स है, जो आंखों की, वो डायलेट करना पड़ेगा, मतलब बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके नजर होता है। जब भी मुझे राहुल का या नितिन का मिलता है, तो मैं ना स्क्रीन को एनलार्ज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो राइटिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों को एक और चीज देखनी है कि ना कितना 300 वर्ड्स कितने पेजेस में आते हैं। मेरे ख्याल से आपके 2 पेजेस में खत्म हो जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है, इतनी छोटी राइटिंग में। हालांकि थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ फैटी फैटी वर्ड्स, एक तो मैंने आप लोगों को बोला है बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स मत यूज करना। यदि देखिए स्टूडेंट, आपका अगर ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन को जस्टिफाई करना, तो फिर आप नहीं यूज करोगे। मगर अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, तब आप यूज करोगे भारी भरकम वर्ड्स। तो आप देख लेना, तो अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट मत होना। अवॉइड फ्रेमिंग लॉन्ग एंड फैंसीफुल सेंटेंस। ये जितना भी चीजें मैं लिखी हूँ ना, वो एक्चुअली जब मैंने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, जब मुझे 2 साल हो गए टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हुए, उसके बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुए थे कैंडिडेट्स के आंसर्स देख के, वो सारे एक्सपीरियंस इस बुक के फॉर्म में है कि कैंडिडेट्स किस तरह से अपने सेंटेंसेस फ्रेम करते, क्या क्या गलतियां करते, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है।
तो फैंसीफुल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स लिखते हैं, क्यों? ऑर्नामेंटल इंग्लिश, क्यों? क्योंकि उनको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करना है. अवॉइड यूजिंग लॉफ्टी वर्ड्स. Simple words and simple sentence is so powerful and attractive that it can fetch you more marks than your expectations. सादगी में शक्ति होती है, इस चीज को कभी मत भूलना. ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन है ना, कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कंटेंट एकदम रेलिवेंट है और मगर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे. मगर यदि आपका कंटेंट रेलिवेंट है और आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है, आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. अगर हम कब कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है? सपोज जैसे एक तो पहली चीज तो ये है कि अपने आंसर्स को ओवरलोड मत करो, बहुत सारा कंटेंट, फैक्ट, डेटा, एविडेंस. देखिए एक तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का तरीका क्या है? बहुत भारी भरकम सा सेंटेंस लिखना. दूसरा तरीका क्या है? बहुत सारा फैक्ट, डेटा, एविडेंस देना. ये एग्जामिनर को इम्प्रेस, अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव था. मगर यदि आपका ऑब्जेक्टिव रहा कि हाँ मुझे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, तो मैक्सिमम 3 pieces ऑफ कंटेंट इज सफिशिएंट. देख लो, टेक ओनली 3 or 4 pieces of relevant content. Devote 1 paragraph to each piece of content. Do not mix all of them in 1 paragraph. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. कोई भी लिख सकते हैं. हाँ, ये लिखते हैं. देखिए, द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये 2019 में पूछा गया था. ठीक है. अभी मैं इंट्रो में मैं नहीं आऊंगी, ना मैं कंक्लूजन में आ रही हूँ. जब मैं बोल रही हूँ कंटेंट आपका पूरा का पूरा रेलिवेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो मैं मेन बॉडी में आ रही हूँ. दैट इज इंट्रो कंक्लूजन को छोड़ के जो मेन बॉडी है. फाइन. तो मुझे जस्टिफाई करना है कि किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स है, किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स अनप्रेडिक्टेबल है. ये मुझे जस्टिफाई करना है. तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज किया है कि पॉलिटिक्स इज रिडल्ड विद अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. अब मैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर रही हूँ. तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैसे है? लॉन्जिविटी ऑफ द गवर्नमेंट. कहने का मतलब है कि जो लोकसभा इलेक्शन 1996, 1998, 1999 में वो सारा डिसॉल्व हो गया था, हम पार्लियामेंट की वजह से. याद है 1996 में सिर्फ 13 दिन तक के लिए रहा था गवर्नमेंट. तो इससे पता चल गया अनप्रेडिक्टेबल, पता चल गया हमें. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, वो मिनिमाइज कर गया है जब से बीजेपी आया है गवर्नमेंट में. है ना. अब ऐसा लगता है ये सरकार चलती रहेगी जिंदगी भर. एनीवेज, उसके बाद मैंने एक और एविडेंस दिया अनप्रेडिक्टेबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए. वो है कोलिशन गवर्नमेंट का, जो महाराष्ट्र में, ये मैंने तब लिखा था जब महाराष्ट्र में का इलेक्शन होने वाला था. उस समय कुछ था, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा. इज अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट 2 parties with diametrically opposite election manifestos and promises can come together to share power. तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी हुआ. अब कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है? अब कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ में मैं कॉम्प्लेक्सिटी को जस्टिफाई कर रही हूँ कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रीजनल पार्टीज. ठीक है. 15th लोकसभा बोस्टेड 38 डिफरेंट रीजनल पार्टीज. फिर रीजनल पार्टीज क्या करते हैं? दे गवर्नमेंट को उल्टा देते हैं. ठीक है. टॉपलिंग इफ देयर डिमांड्स आर नॉट मेट. फिर रीजनल पार्टीज का कोई पॉलिटिकल गोल नहीं होता है. रीजनल पार्टीज में बहुत फैमिली फ्यूड होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स. ठीक है. बहुजन समाज पार्टी का देख लो. फिर अनहोली अलायंसेस,
आइडियोलॉजिकली अपोज्ड जो होते हैं वो लोग भी ना कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। तो ये सब सारी चीजों से इंडियन पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स हो रहा है। फाइन। मैम, हाँ बोलिए। इसमें पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नेम ले सकते हैं अब जिसे देखो, हाँ आपने। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मैं अभी इसको ही बोलूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी रीजन पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं देने के लिए, मगर मुझे यहाँ पे देना पड़ा क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है। अगर मैं नहीं दूंगी ना तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। वैसे ही क्वेश्चन आया था 2000, अभी 22 चल रहा है ना, 21 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन, हेरिडिटरी पॉलिटिक्स कुछ ऐसे था। मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। 2000 किसमें आया था, 21 में आया था, लेट मी शो यू। उसमें भी मुझे नाम देना पड़ा क्योंकि अ, कुछ कर नहीं सकते हैं, वो अनअवॉइडेबल है। 2018, 19, 20 में नहीं था। आई रिमेम्बर, 20 में नहीं था। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। अब ये भी अनअवॉइडेबल है, यहाँ पर मुझे नाम देना पड़ेगा। ठीक है, वरना मैं इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करूंगी। तो इसको आप छोड़ दो, इंट्रो को। अब हम इसमें आते हैं। Even in India, dynasty party politics has been gaining ground since independence. At present, nearly every political party, मतलब हम इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ना वो फैमिली बिजनेस हो गया है। ठीक है, फादर से सन इनहेरिट करता है पॉलिटिक्स। फाइन। सन से फिर इस तरह से ग्रैंडसन, ऐसे से करके जाता है। तो अब इसमें मैंने बताया, एट प्रेजेंट नियरली एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज लेड बाय अ बेबी डायनेस्टी एंड ट्रीटेड एज अ फैमिली बिजनेस टू बी हैंडेड डाउन टू एन हेयर। नेहरू गांधी फैमिली है, मुझे देना पड़ा यहाँ पर क्योंकि मुझे एविडेंस कैसे दूंगी बिना नाम दिए। 36 डायनेस्टिक एमपीज इन लोकसभा से 1999। बीजेपी में 31 डायनेस्टिक एमपीज है। रीजनल पार्टीज लाइक मुलायम सिंह यादव फैमिली इन उत्तर प्रदेश, करुणानिधि इन तमिलनाडु हैव पार्टी पॉलिटिक्स एज ए फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। देना पड़ा। Therefore, every political leader tries to ensure that his constituency does not slip into the hands of outsider. क्यों ये लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं? ताकि बाहर वालों को नहीं मिले पावर। He thus stops paying attention to strengthening his party and starts working for family enrichment and power preservation within one's own family. It is validated by the fact, नाम दिया लालू प्रसाद यादव, when arrested, ठीक है, installed his illiterate wife राबड़ी देवी as his successor, ताकि पावर बाहर वालों को ना मिले। ऑल्सो मनी एंड हेरिडिटरी पॉलिटिक्स को रिलेट क्लोजली। क्यों मैंने मनी यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ? क्योंकि बिजनेस है तो फिर मनी तो आएगा ना बिजनेस में, तो मुझे इस चीज को भी तो जस्टिफाई करना है। किस तरह से फैमिली है वो मैंने बता दिया, अब किस तरह से बिजनेस है वो भी बताना पड़ेगा। According to Election Commission reports, hereditary MPs are about 4 times richer than those who have no family background in politics. बिजनेस है ना, इसीलिए तो रिचर है। An example of how much money can be made came in 2010 when Jagan Mohan Reddy, the son of late CM of Andhra Pradesh, reportedly paid rupees इतना crore in advance tax. फाइन। तो जहां पे अनअवॉइडेबल है वहां पे तो देना पड़ेगा, मगर जहां पे अवॉइडेबल है वहां पे मत दो। क्या मतलब है? किसी अपना प्रेजुडिस आप एक्सप्रेस करने के लिए आप ये सोचो कि वाह, कोई कोई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, अभी तो बीजेपी है गवर्नमेंट में, तो एग्जामिनर भी बीजेपी का फेवर करता होगा, तो चलो बीजेपी के बारे में अच्छा अच्छा लिखे, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऐसा करके लिखते हैं। क्या मतलब है? ओके, एनीवेज, तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। तो आप लोगों ने देखा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो मैंने पहले अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में बता दिया, सिर्फ 2 ही एविडेंस दिया है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का।
ठीक है। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी का फिर मैंने 2 एविडेंस दिया और बात खत्म हो गई, कंक्लूड कर दिया। और जब मैं दे रही हूँ एविडेंस तो फिर मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं मैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में बात करते करते कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है, डिसऑर्डरली फॉर्म में नहीं है। ओके, तो वापस से दिखा दूं क्या, मुझे तो अब ध्यान भी नहीं है। एनीवेज ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। Go back. ये चैप्टर 5 है एक्चुअली। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो take only 3 or 4 pieces of relevant content and devote 1 paragraph to each piece of content. Do not mix all of them in 1 paragraph, making it look disorderly and messy. कोई कोई का स्टूडेंट का पैराग्राफ इतना बड़ा होता है, सेंटेंस भी बड़े बड़े, पैराग्राफ भी बड़ा बड़ा, और उसी में सब कुछ स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस के अंदर कितना कुछ स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में भी आप लोग ने किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करो ताकि 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर सको, पैराग्राफ को कनेक्ट कर सको। अगर इंटरकनेक्शन रहेगा बिटवीन द सेंटेंसेस एंड बिटवीन द आंसर्स, सॉरी बिटवीन द पैराग्राफ, तो आपका आंसर है ना एकदम क्लोज लुक देगा, कोहेरेंट लुक देगा, स्कैटर्ड नहीं लगेगा, डिसजॉइंटेड नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद ये वाला होगा ना, नहीं। हाँ ठीक है, मेरे पास मिल गया, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये एक स्टूडेंट का मैं शेयर कर रही हूँ, डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ रही हूँ। डीपॉलिटिसाइजेशन इज बिकम, हैज बिकम होगा, द नेसेसिटी फॉर पुलिस फोर्सेस। तो प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट सेंटेंस में, कि कभी भी जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो कभी भी ऐसे के फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन को कभी भी हम अपने इंट्रोडक्टरी लाइन में कभी एक्सपोज नहीं करते। क्वेश्चन है डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ने पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया, मतलब कि फर्स्ट लाइन में ही पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज हो गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो मैंने लिखा है डू नॉट हिट द ऐसे क्वेश्चन इन इंट्रोडक्शन, इसने पूरा का पूरा हिट कर दिया ऐसे क्वेश्चन। ऐसे नहीं लगता क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आप आंसर कैसे लिखते हो, दिस इज बिकॉज ऐसे करके पूरा लिखते हो, राइट? तो वैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि इससे तो ऐसे की ब्यूटी खत्म हो जाएगी, आंसर्स की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। ऐसे की आंसर्स की ब्यूटी कब होती है, जब धीरे 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 ऐसे क्वेश्चन अनफोल्ड होता है। जब आप मूवी भी देखते हो ना, तो मूवी कब अच्छी लगती है, जब सब कुछ एक साथ दिखा दे तब मूवी अच्छी लगेगी ना। धीरे धीरे स्टोरी जब ग्रो करती है, डेवलप करती है, अनफोल्ड करती है, और फिर लास्ट में सस्पेंस हटता है जैसे दृश्यम में, तब मजा आता है यार, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा, है ना? तो वैसे ही ऐसे का है, कम से कम इंट्रोडक्टरी लाइन में आप लोग ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज नहीं करोगे। एनीवे, सिंस लॉन्ग there are lot of incidences which reveal the declining condition of police forces। ठीक है, डिक्लाइनिंग कंडीशन। तो अब मुझे तो ऐसा फील होगा ना कि अब ये डिक्लाइनिंग कंडीशन के बारे में बात करेगा ये वाला कैंडिडेट, मुझे तो ऐसा ही फील होगा, क्योंकि इसने बोला डिक्लाइनिंग कंडीशन। तो
मुझे लगा कि अब डिक्लाइनिंग कंडीशन के बारे में बात होगी, मगर इसने क्या बात की, इन मेजर लैंडमार्क प्रकाश सिंह जजमेंट एससी हैड सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड टू ब्रिंग पुलिस रिफॉर्म इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जब इसने डिक्लाइनिंग कंडीशन बोल दिया है तो फिर आप डिक्लाइनिंग कंडीशन के बारे में पूरी बात करके फिर पुलिस रिफॉर्म के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जजमेंट वो बताना होगा ना। तो इसीलिए मैंने लिखा नो कनेक्शन। ठीक है, अब पुलिस रिफॉर्म्स आए इन ऑल many states like Uttar Pradesh directly or indirectly show incidents in which there is involvement of police and politics। अब देखो, अब लिखा ये पुलिस रिफॉर्म, अब मुझे तो यही लगेगा ना कि भाई अब आगे पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पुलिस रिफॉर्म के लिए, तो मुझे लगा पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात करेगा, मगर नहीं, उसने पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात नहीं की। अब वापस से ये वाली जो बात हो रही है इंसिडेंट्स, ये वाली बात वापस इसने यहाँ पे करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज। मतलब पहले बात कर रहे हो इंसिडेंट्स के बारे में, फिर अचानक बात करने लगे रिफॉर्म के बारे में, और फिर वापस से इंसिडेंट्स के बारे में आ गए। तो क्यों ना हम पहले पूरा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस कैसे पता चल रहा हो रहा है, पहले इसके बारे में बात कर ले एक पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम फिर रिफॉर्म्स के बारे में बात कर ले, और फिर हम कंक्लूड कर दे, बात खत्म। अब डीपॉलिटाइजेशन इज नेसेसरी, देखो रेपिटेशन, यहाँ पर भी नेसेसिटी रेपिटेशन है, तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलते हैं। as it brings transparency and accountability of police force। मगर अभी तक डीपॉलिटिसाइजेशन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी तक, जस्टिफाई नहीं हुआ है। डीपॉलिटिसाइजेशन कैसे पता चल रहा है, वो तो लिखोगे ना। आप लिख रहे ट्रांसपेरेंसी, यानी पहले तो बताओगे ना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं, तब जाके बोलोगे कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आना है। इट क्रिएट्स अ लॉ विच इज नॉट बायस्ड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन पॉलिटिकल ग्रुप। मैंने क्या लिखा है, बेनिफिट्स ऑफ पॉलिटिसाइजेशन। अच्छा, अब इसने यहाँ पर ये बेनिफिट्स ऑफ पॉलिटिसाइजेशन लिखा है, इट इंक्रीजेस ट्रस्ट इवन लाइफ ऑफ इनोसेंट, पता नहीं क्या है। अब देखो इसने नो कनेक्शन, एक सेकेंड, अगर आप लोग फोटो ढंग से नहीं खींचते हो ना, अब देखो इस तरह से होता है, मैं सिर्फ एक कर रही दूसरा आ गया। एनीवेज, नो कनेक्शन यहाँ पर भी लिखा है, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड पावर, in certain cases the lowest post with constable and some got involved with, anyways no connection। मैंने इसका depoliticization of police force is possible only if, अब देखो यहाँ पर आया है इसका depoliticization, you are talking about police reforms, इसको 1 मार्क मिले इसमें। मैं स्टॉप शेयर कर दी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से आप लोग जब आप किसी चीज का बात कर रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करो स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आइडिया पे शिफ्ट हो। ऐसे मत करो, बात करे फिर तुरंत शिफ्ट हो गए, फिर जिस पहले वाली जो बात करते ना फिर उसके बाद फिर से बात करने लग गए। तो फॉर्मेट, all descriptive section essay argument have a definite format, it has been explained in the respective chapters, वो हम पढ़ेंगे ही। language, this lies at the bottom of valuation parameters। सब मुझे कहते हैं कि मैम मेरी इंग्लिश में वोकैबुलरी नहीं है, मैं है ना सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करता हूँ, कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट बोलते हैं मेरी ग्रामर बहुत वीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप सिंपल वर्ड्स यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ग्रामर अगर वीक है, अगर इतनी ज्यादा वीक है जिसे सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं समझ में आ रही, तब प्रॉब्लम है। मगर इतनी वीक है जैसे हमेशा द गवर्नमेंट होता है, कभी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होता है, द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो हम द सेंटर लिख सकते हैं। मगर यदि आपने गवर्नमेंट सिर्फ लिखा या सिर्फ सेंटर लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर इसको ओवरलुक करेगा। आप आर्टिकल के मिस्टेक कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें भी अगर वर्ब की मिस्टेक करते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप इंदिरा गांधी इज कर दोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इंदिरा गांधी फिर जिंदा हो गई, जबकि इंदिरा गांधी जिंदा नहीं है। तो मीनिंग अच्छे से अगर क्लियर हो रही है आपके लैंग्वेज से तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर नहीं क्लियर हो रही है तो प्रॉब्लम है। मैं आपको एक ऐसा शेयर करती हूँ जिसके स्टूडेंट की लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी।
एक सेकेंड। तो एक्चुअली अगर लैंग्वेज आप सही नहीं है ना, अगर मीनिंग नहीं क्लियर हो रही, सपोज ग्रामर ग्रामर इतनी ज्यादा खराब है कि मीनिंग नहीं क्लियर हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। हम्म देखिए, डीपॉलिटाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, इसमें वर्ब नहीं, द पुलिस सिस्टम फॉर्म बाय द ब्रिटिश, ये एक्टिव वॉइस पे लिख दिया है, अगर होना चाहिए वॉज फॉर्म बाय पुलिस। मगर इसमें भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, द पुलिस सिस्टम फॉर्म बाय द ब्रिटिश, तब भी समझ में आ रहा है कि पुलिस सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने फॉर्म किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, मगर इंडिया को तो पहले इंडिपेंडेंस मिला ना, तो गेट का गॉट होना चाहिए। अब ये जो लाइन है, इसे मार्जिन के बाहर लिखा है, एग्जामिनर विल कंसिडर यू इनडिसिप्लिन। आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है कि मार्जिन के अंदर नहीं लिखना है, मगर नहीं लिखोगे। एनीवेज, बट द पुलिस सिस्टम विच इज लिखना था, विच नाउ एंड, मगर ठीक है, मीनिंग क्लियर हो रही है, द लिखना चाहिए था। um, देखो, इसका कंटेंट है, नो डाउट इसको मार्क्स भी मिले होंगे। अच्छा, नहीं मिले इसको मार्क्स, 2 मार्क्स मिले। एसेंशियल पॉइंट्स मिसिंग, पैरा हैज एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस। एक पैरा में एक सेंटेंस नहीं होता है। जैसे द पुलिस सिस्टम हैव ड्यूटी टुवर्ड्स होना चाहिए द पब्लिक एंड इट कैन ओनली बी एंडर्ड बाय पब्लिक ट्रस्ट। ये पैराग्राफ खत्म, मगर ये पैराग्राफ नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ में 1 से ज्यादा सेंटेंस होने चाहिए। फाइन, एनीवेज। ठीक है, तो ग्रामर आपका इम्पोर्टेंट है, मगर अगर बहुत खराब है तो फिर मुश्किल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। While writing, make sure that errors in language must not change the meaning of the idea you want to put across. Also, remember putting full stop wherever necessary and avoid making capital letter and spelling mistakes. तो आप देखती हूँ मेरे पास किस तरह के आप लोगों के आंसर शीट्स आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लगातार सेंटेंस लिखते गए बिना फुल स्टॉप के, जो मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में भी देखने को मिल रहा है, लंबे लंबे सेंटेंस, इतना बोलने के बावजूद भी अभी भी लंबे लंबे सेंटेंस, तो शॉर्ट सेंटेंस बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। द चांसेस ऑफ स्कोरिंग मार्क्स इंक्रीजेस इफ यू राइट इन सच अ वे दैट योर राइटिंग इज लेजिबल, easy to understand. Illegible writing can put the examiner to a bad mood. मतलब एग्जामिनर को आपको खुश करना है। एग्जामिनर कैसे खुश होगा, वो आपको तो देख नहीं रहा है ना, आपके आंसर से ही आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप आप उनको बताओ कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मेरी राइटिंग गंदी है तो ठीक है, मैं थोड़ा सा ना, अगर मेरी राइटिंग गंदी है तो मैं थोड़ा खोल खोल के लिखूं, वर्ड्स के बीच में गैप, सेंटेंस के बीच में गैप, पैरा के बीच में गैप। जैसे राहुल है, RAHUL, डबल एल वाला नहीं। राहुल के जो है, आप देखोगे, अब वो आप लोग ना, आप लोगों को देगा वो, आप लोगों को नहीं, मेरे ग्रुप में वो अपने आंसर्स देगा, तो आप लोग देखना, बहुत कंजेस्टेड वे में लिखता है। मैंने इतनी बार उसको बोला, भाई इतना कंजेस्टेड वे में मत लिखो, 2 वर्ड्स आपस में एकदम सटे हुए हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, 2 सेंटेंस, मतलब क्यों, एकदम अच्छे से लिखो ना, गैप दो। तो इससे एग्जामिनर को, मुझे गुस्सा आता है, मैं देखती हूँ इस तरह के, इतना स्ट्रेन पड़ता है आंखों में। You can end up losing marks for what you have written. Hence, it is better to write neatly and carefully. Measuring up to these above mentioned parameters needs immense practice under the expert guidance. Do not get disappointed and disheartened at the negative reviews of your writers. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग, मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगी, वो आप लोगों के लिए ही, अच्छा के लिए है। ठीक है,
मेरा ये कभी इंटेंशन नहीं होता है कि मैं आप लोगों को डीमोरलाइज करूं, आप लोगों को डिसहार्टन या डिसअपॉइंट करूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपके आंसर सही सही हो। कहीं गलत लिखा है, कुछ गलत लिखा, वो मैं बोलूंगी, ठीक है। आप आप इतना स्ट्रेंथ लेकर आओ कि वो फीडबैक को आप पॉजिटिवली लो। अगर आप उसको, आप सच में डिसअपॉइंट होते हो तो आप 10 मिनट के लिए हो जाओ, एक दिन के लिए हो जाओ, मगर अगेन पुल योर सेल्फ अप। ठीक है, मैंने गलत लिखा है तो मुझे ऐसे ही फीडबैक मिलेगा, नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज को मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। हम हो जाते हैं डिसअपॉइंट, हमें बहुत, इतना हम सोचते हैं यार हम इतनी मेहनत करके आंसर्स दिए हैं और आंसर इतना बेकार, इतना मेहनत किया मैंने, ठीक है, और आंसर इतना बेकार, मैम ने सारे सब्जेक्ट का नेगेटिव नेगेटिव बोला है। ठीक है, थोड़ा दुखी रहो, एक दिन के लिए दुखी रहो, मगर फिर उसके बाद फिर वापस से कम बैक टू दैट सेम स्पिरिट और फिर से मेहनत करो। ठीक है, मेरे साथ मेरे टीचर्स, ऐसा हुआ, मेरे टीचर्स मुझे नेगेटिव फीडबैक देते थे, तो क्या हुआ, मैं होती थी डिसअपॉइंट, नो डाउट होती थी, मगर एक दिन के लिए सारे पेरेंट्स से शेयर करना, देखिए इतना गंदा गंदा रिमार्क्स दिया है, फ्रेंड से शेयर करना, देखो आंखों में आंसू भी आ जाते थे। फिर से लिखना बंद नहीं किया मैंने, मगर देना नहीं बंद किया आंसर्स। ओके, एक टीचर ने तो मेरे पूरे शीट्स को उड़ा दिया था सब स्टूडेंट्स के सामने। आई कलेक्टेड दो शीट्स, नंबरिंग नहीं की थी, ही वाज जस्ट स्कोल्डिंग मी, मगर फिर भी मैं सारे शीट्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी। ठीक है, मुझे पता था कि मुझे चाहे कितना भी डांटे, मुझे नेक्स्ट डे लिख कर देना ही देना है। आई न्यू दैट। एक एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, प्रेस ही लिख के दिया, मैं तो इंडिविजुअली मैं इवेलुएट नहीं करती, मगर मैंने सोचा चलो इवेलुएट कर दो। तो द वेरी फर्स्ट लाइन आई कुड अंडरस्टैंड, ही डिडंट अंडरस्टैंड द पैसेज। मुझे फर्स्ट लाइन से ही पता चल गया, तो मैंने उसको बोल दिया कि आपके प्रेसिज सही नहीं है, क्योंकि आपको पैसेज ही नहीं समझ में आया है। ही रिटॉर्टेड, ही टॉक्ड बैक टू मी। उसने लिखा मैसेज में, व्हाट्सएप में, कि मैम मैंने अपने सीनियर को दिखाया था कि सब कुछ सही है और आपने सीधे ही बोल दिया कि सब कुछ बेकार है। तो मैंने कहा जब सीनियर ने अच्छा बोल ही दिया तो मुझे दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई। खुश हो जाओ फिर, तो जब सीनियर ने बोला ही सब अच्छा तो फिर मुझे मत दिखाओ ना। गॉट माई पॉइंट। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स रिटॉर्ट भी करते हैं ना, तो इलॉजिकल है। क्या फायदा, अगर मुझे आप बोल भी दोगे तो क्या फायदा। बट यस वन थिंग, अगर सपोज आप डिसअपॉइंट होते हो तो यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉल मी, ठीक है, कि मैम क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। ओके, ये आप जरूर कर सकते हो, मगर लिखना बंद मत करना, चाहे कितना भी नेगेटिव फीडबैक मिले। ये सब जो है ना, आप समझ लो ये अभी लीन फेज चल रहा है आपका। लीन फेज में आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी सीखो, जितनी गलतियां होती आप करो, और उसके बाद एग्जाम में तो बहुत कम हो जाएगी, गलतियां तो होगी एग्जाम में मगर बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ।